नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ तो कहीं ना कहीं देख ही ली होगी, और कहीं ना कहीं आपने टीवी चैनल वगैरह पे और कई जगह देखी होगी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मिंट के हवाले से एक खबर है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, नो हाइक इन रेपो रेट, आरबीआई कीप्स इट्स स्टेडी एट 6.5%। साथियों, ये 6 अप्रैल की खबर है। तो जानते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली आरबीआई ने कोई चेंजेस क्यों नहीं करे अपने रेपो रेट में। हालांकि ये चीज हमें हर बार हर 2 महीने के बाद देखने को मिलती है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उसका मीटिंग होता है हर 2 महीने बाद। तो इस बार ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था सबके लिए कि बिना कोई चेंज किए आरबीआई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है ये घटनाक्रम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था जो आरबीआई के द्वारा लिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6 अप्रैल को, थर्सडे के दिन। और ये अभी 6.5% है। जो कई मार्केट के अंदर लोग थे, जो मार्केट के अंदर कमेंट्री हो रही थी कि 0.25% से बढ़ाया जाएगा 25 बेस पॉइंट से, लेकिन ऐसा साथियों हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये आज 6.5% है, जैसा कि 2 महीने पहले था। कोई भी चेंज नहीं किया गया है आरबीआई के अंदर। अब देखना होगा कि जो मई और जून में अगली मीटिंग होगी एमपीसी की, उसमें शायद कोई चेंज हो, शायद कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी मौजूदा घटनाक्रम है, आज की डेट में कोई भी चेंज आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में नहीं किया गया है। वो आज भी रिमेन 6.5% पे ही है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। जो लोग ने लोन लोन ले रखा है, जो ईएमआई देते हैं, हाउस की ईएमआई, कार की, जिन लोगों ने लोन बोरो कर रखा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा राहत भरी खबर है। कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। साथियों, जो 25 बेस पॉइंट 25 बेस पॉइंट से जो रेट हाइक की गई थी लास्ट 2 महीने पहले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। उसके कई कारण हैं, और उनमें से एक कारण हम मान सकते हैं वो ये भी है, इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर जो सेंट्रल बैंक है, सब लोगों को उम्मीद थी कि 0.5% से बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके अलावा आप एक ग्राफ और देख पा रहे होंगे जिसमें इंडिया मॉनेटरी टाइटनिंग कंटिन्यूस, मतलब एक ग्राफ है ये। इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि आरबीआई का जो रेपो रेट है वो किस तरीके से 2018 से लेकर 2023 के बीच में बढ़ा और कम हुआ है। जैसा कि आप अगर 2020 से 2022 तक देखोगे तो साथियों ये लगभग 4% के आसपास ही रहा है। इससे समझ सकते हो आपकी कितना कम था। जब से शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो उन्होंने जीडीपी में जीडीपी के अंदर ग्रोथ लाने के लिए कहीं ना कहीं कभी कभी साथियों क्या होता है कि रेपो रेट कम करना पड़ता है, जिससे लोग क्या है, कंजप्शन ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, जिससे इकोनॉमी बढ़े। और कभी कभी महंगाई को कम करने के लिए, और कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसीलिए हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का भी अनाउंसमेंट करना पड़ता है, जैसे कि आरबीआई के द्वारा कई बार किया जाता है, जिससे क्या है, थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए प्राइसिंग को। डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आपने पढ़ा हो, जिसमें उसको इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबको, सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि रेपो रेट होता क्या है। तो साथियों, रेपो रेट का मतलब होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उसको कहते हैं रेपो रेट। अगर मान लीजिए, अगर सेंट्रल बैंक जो है भारत का वो रेपो रेट बढ़ा देगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी अपना रेट बढ़ाएंगे। अगर वो लोग रेट बढ़ा देंगे, तो जो कस्टमर लोन लेगा, और जिन लोगों ने लोन ऑलरेडी ले रखा है, कार लोन, होम लोन, तो ऑलरेडी उनकी जो ईएमआईज आती हैं वो महंगी हो जाएंगी। सपोज करो आप 900 रुपये पर मंथ देते थे, लेकिन अब 0.5% बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, और इसीलिए जो जो सैलरी क्लास पीपल्स हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशखबरी है। और जो बोरोअर्स हैं, अब आते हैं अपने मौजूदा ग्राफ पर। तो आप जैसा ग्राफ में देख पा रहे होंगे, 2020 से लेकर 2022 में 4% रहा। और उससे पहले कितना था, 18 और 19 में ये लगभग 6.5 के आसपास चल रहा था साथियों। जैसे ही शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने, उन्होंने कम करना स्टार्ट किया, जिससे कंजप्शन बढ़े। फिर बीच में कोविड भी रहा। फिर अगर हम अभी देखें तो इसको लगभग बढ़ा दिया गया है, 4 से 6.5% कर दिया गया है। लगभग 250 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 2.5% का इंक्रीमेंट आया है इसके अंदर। वो इसीलिए आया है जिससे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को भी मद्देनजर रखते हुए। और उसके अलावा साथियों,
हम जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं। तो इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर 6 मेंबर कौन-कौन होते हैं? तो एक तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि आज की डेट में हमारे शक्तिकांत दास हैं वो, उसके अलावा 2 और लोग होते हैं, डिप्टी गवर्नर, और उसके अलावा 3 लोग सरकार की तरफ से होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा साथियों इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको बिना जाने आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। जिन लोगों के लिए, जो लोगों ने लोन बोरो कर रखा है, उनके लिए खासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सैलरी क्लास पीपल हैं या फिर जिन लोगों ने होम लोन या फिर डिफरेंट तरीके के लोन ले रखे हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट ये है, अगर कोई भी बेस पॉइंट में बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो ईएमआई चल रही थी वो वैसी की वैसे ही चलेगी आने वाले 2 महीने के लिए। ये सिर्फ़ 2 महीने के लिए है, क्योंकि इसकी मीटिंग जो हर 2 महीने बाद होती है, हो सकता है आगे जब जून में मीटिंग हो तो शायद रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, कम भी किया जाए या फिर कांस्टेंट हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और फिलहाल में जैसा मैंने आपको बताया कि 250 बेस पॉइंट से लगभग इसको पिछले 2 साल 1 साल में बढ़ाया गया है आरबीआई के द्वारा। कोविड से पहले ये लगभग 4% के आसपास थी, लेकिन अब 6.5% के आसपास है। तो ये कहीं न कहीं जो सैलरी क्लास पीपल हैं, अगर मान लीजिए वो अपना पूरा का पूरा पैसा अगर लोन की पेमेंट करने में कर देगा, रीपेमेंट करने में जो उसने बोरो किया है, तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाएगा? इसीलिए सरकार ने कहीं न कहीं इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने इस बार रेपो रेट ना बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा साथियों और क्या रीज़न्स हो सकते हैं इस पॉज़ के, मतलब जो आरबीआई है उसने रेट्स क्यों नहीं बढ़ाए, इसके और क्या कारण हो सकते हैं? तो साथियों सबसे पहला कारण तो आज की डेट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गया और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी हो गया। जैसा कि आप लोगों ने अभी अमेरिका में नोटिस किया हो तो कैसे धड़ाम से कई सारे अमेरिकन बैंक्स डूबने की कगार पे आ गए बैंकरप्सी की तरफ, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट बैंक, रिपब्लिक और भी ऐसे कई बैंक हैं, सिग्नेचर बैंक, इन सब की कहीं न कहीं बैंकरप्सी हुई। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटाइल है। इसके अलावा यूएस का जो फेडरल रिज़र्व है, वो भी कहीं न कहीं अपने रेपो रेट्स बढ़ा रहा है पिछले कई सालों से, पिछले 2 साल से तो हम देखते ही आ रहे हैं। और अभी उसने हाल ही में 0.5% से अपना जो है रेपो रेट वो बढ़ाया, फेडरल रिज़र्व रेट। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में कहीं जब बैंक्स वग़ैरह हैं, वो अपने रेपो रेट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महँगाई को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह से भी कहीं न कहीं जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई थी। तो रेपो रेट बढ़ाना बहुत स्वाभाविक सी बात थी देश के अलग-अलग, जो दुनिया के अलग-अलग देशों की बैंक हैं, उन सब के लिए। और ऐसा ही एक क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन किया जा रहा था, फोरकास्ट किया जा रहा था बाहर के लोगों के द्वारा कि इंडिया में के अंदर भी रेपो रेट बढ़ाने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सबको ध्वस्त करते हुए आरबीआई ने एकदम पॉज़ लगाया, कोई चेंज नहीं किया रेपो रेट में इन 2 महीनों के लिए। आगे हो सकता है कर दे 2 महीने बाद जून में, और क्या पता ना भी करे, क्या पता कांस्टेंट रखे। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके अलावा साथियों, आपने एक इम्पोर्टेंट खबर और सुनी होगी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो अपना ऑयल का प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन बैरल से कम कर दिया है। तो ये भी कहीं न कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑयल सीधे-सीधे जो है इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो और भी चीज़ें प्रभावित होंगी उससे। और अभी जब ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी वजह से जो प्राइस हैं वो हाइक पे जाएँगे। और जब उस टाइम पे ऑयल का 2-3 दिन पहले जब प्राइस ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम किया गया था, तो उसके तुरंत आधे घंटे बाद ही हमें देखने को मिला था कि जो महँगाई है वो, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, उसके अलावा जो प्राइस है ऑयल का वो भी बढ़ने लगा। तो ये भी कहीं न कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सभी की लाइफ़ में, क्योंकि हम कहीं न कहीं जो है ग्लोबल इकोनॉमी से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट क्या होता है साथियों? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, वो अभी लगभग कितना चल रहा है? सीपीआई जो है वो 7% के आसपास है, जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में। और जो रेपो रेट है वो मान लीजिए 5% है। तो जो डिफरेंस होगा 2 का, उसको नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। सपोज़ कीजिए ₹10,000 आपके पास हैं और आपको बैंक ब्याज दे रही है 5% के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि ₹500 हर महीने। तो जो गैप है उसमें 200 का,
उसको नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसके अलावा आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटर जानकारी के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन, मान के चलिए मैंने आपको बताया जैसे ऑयल की बात कही, जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम कर दिया गया ओपेक कंट्रीज के द्वारा, और लगभग अभी जो रेट चल रहा है उसका क्रूड ऑयल का प्राइस $85 पर बैरल का चल रहा है। और जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 5.2% किया है 2023 और 24 के लिए, जिसको क्या कहते हैं फोरकास्ट किया गया था कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा इन द फेब्रुअरी 2023 पॉलिसी के अंदर। तो जो प्राइस है क्रूड ऑयल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने जैसा आपको बताया वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, इंडिया स्टिकी कोर इन्फ्लेशन। सबसे पहले कोर इन्फ्लेशन जान लेते हैं साथियों, वो क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है, कोर इन्फ्लेशन इज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट डज नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम फूड एंड एनर्जी सेक्टर। तो जो टोटल इन्फ्लेशन होता है साथियों, टोटल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के अंदर से अगर हम माइनस कर दें जो फूड है और जो ऑयल है क्रूड ऑयल उसको, तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो जो इंडिया है उसके अंदर अभी ये 6.4% के आसपास है कोर इन्फ्लेशन। और अगर जब हम जनवरी की बात करें तो वो लगभग 7.5% के आसपास था, तो ये कहीं ना कहीं कम हुआ है। और जो अभी प्रोजेक्शन लगाया गया है सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो 5.2 का लगाया गया है 2023 और 24 वित्तीय वर्ष के लिए। इसके अलावा अभी क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है आरबीआई के द्वारा, द आरबीआई फोरकास्ट 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर। तो 6.5% लगाया गया था वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। और उसके आगे आप देखते हैं दिस आर ग्रेटर देन द 6.4% प्रोजेक्टेड इन द 2023 फेब पॉलिसी, जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा है। पर जो आरबीआई के गवर्नर है उनके अकॉर्डिंग बताया गया जो जीडीपी है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रेडिक्टेड एक्सपेंड बाय 7% इन 2022 टू 2023। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये घटनाक्रम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और भी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। और हम आगे भी भविष्य में प्रयास करते रहेंगे कि जो चीज है करंट अफेयर्स है न्यूज वगैरह है उसको बेटर वे में और अच्छे तरीके से और एक्यूरेट वे में समझाने का प्रयास करें। सपोर्ट कीजिए हमें। धन्यवाद।